मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निखार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। आयरन लेडी डॉक्टर इंदिरा हृदय जी की पेश है उनसे बातचीत। कहाँ पर आपका जन्म हुआ? मेरा जन्म तो मेरे पिता देश की आज़ादी की लड़ाई में पूरे हिंदुस्तान घूमते रहे और उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से रहे और अयोध्या में थे उस समय। और मेरा जन्म अयोध्या में हुआ, श्री राम की जन्मभूमि में। और उसके बाद वो इधर उधर बहुत जगह त्रिपुरा कॉन्फ्रेंस, ये सुभाष चंद्र बोस के साथ, विशेषकर गोविंद वल्लभ पंत के साथ, महात्मा गांधी के साथ उनकी यात्रा स्वतंत्रता संग्राम की रही। इसलिए वो इधर उधर भटकते रहे। और हमारे नाना और मामा लोग काली कुमायूं से थे और वो आकर पीलीभीत बस गए थे। तो मेरी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा वहाँ के गवर्नमेंट गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज में, जो आज भी वहाँ का सबसे बड़ा कॉलेज है, वहाँ के राज परिवार के द्वारा दी गई वो जमीन उस पर बना हुआ है। वही उस समय का सबसे प्रतिष्ठित संस्था थी जहाँ मेरी माध्यमिक शिक्षा। मेरी उच्च शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय में हुई, जहाँ से मैंने MA किया, फिर B.Ed किया और PhD। तो ये पूरी शिक्षा, विशेष उच्च शिक्षा का समय मेरा लखनऊ विश्वविद्यालय में व्यतीत हुआ। उस समय वहाँ काफ़ी लखनऊ और इलाहाबाद ये कुमायूं की शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। लखनऊ में चूँकि मेरे चाचा रहते थे तो मुझे सुविधा थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाकर मुझे बोर्डिंग में रहना पड़ता। तो मेरे पिता की तब तक मृत्यु हो चुकी थी, तो ये संभव नहीं था कि मैं उसकी व्यवस्था कर पाती। वहाँ मुझे अपने चाचा जी का आश्रय प्राप्त था, तो इसलिए मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय को ही अपनी उच्च शिक्षा के लिए चुना। और ये अच्छी बात रही, पढ़ाई लिखाई में कुछ मेरी ज़्यादा रुचि थी। मैं आज भी याद करती हूँ, जब कभी प्रश्न आते थे तो मुझे लगता था मुझे प्रथम पृष्ठ से लेकर आखिरी पृष्ठ तक याद है सब कुछ। और इसीलिए मुझे जब ये पार्ट 1 मैंने किया तो मेरे सबसे अधिक सर्वाधिक अंक आए। और क्लास में जब उन्होंने ये घोषित किया तो उस समय ये भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि गार्जियनशिप नहीं थी कि इस पर हम खुश हों या गौरवान्वित हो या कोई पीठ थपथपाने वाला हो, ऐसा कोई नहीं था। तो पढ़ाई लिखाई में स्वतः का रुझान था। उस स्वतः के रुझान से पढ़ते लिखते थे। इसके अलावा कहीं अगर आप मुझसे व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो शायद मैंने BA पार्ट 2 में एक पहली फिल्म देखी है
और उसके बाद ये तय कर लिया कि फिल्म नहीं देखेंगे। फिल्म थी देवदास। उस समय के दिलीप कुमार हीरो थे और वो इतने रोने की फिल्म थी कि हमारे साथ की एक लड़की जो इंटरमीडिएट में पढ़ती थी, पीलीभीत की रहने वाली थी, वो आईटी कॉलेज में थी। उसने मुझसे कहा कि भाई मुझे एक गार्जियन चाहिए, तुम मेरी गार्जियन बन जाओ। तो मुझे उसके स्कूल में झूठ बोलकर फ़ोन करना पड़ा। वो आई दिन का लखनऊ में एक ऐसा सिनेमा घर है कि जो ऊपर और नीचे दोनों में फिल्म है। तो उसने कहा मुझे चाहिए, उसे कुछ ज़्यादा ही शौक था। तो घर से झूठ बोलकर सिनेमा देखने उसके साथ चले गए। उसने पहले ऊपर में देखा, फिर नीचे देखा। तो वो फिल्म देखने के बाद हम इस कदर रोए कि हमने तय कर लिया कि फिल्म नहीं देखेंगे। वो इतनी ट्रेजिक फिल्म थी और मैं आज भी याद करती हूँ कि तय कर लिया। वो अक्सर मुझे फ़ोन करती थी कि भाई चलो, उसे चाहिए था कि कोई बुलाए तब वो कॉलेज से आए। तो हमने उससे कहा। उसका नतीजा क्या हुआ, उसके मार्क्स कम आए। तो वो शायद किसी डिग्री कॉलेज वगैरह में अब भी वहाँ है, कार्यरत है। तो वो एक था, तो सीधा एक ही रुझान था कि कोई टेम्पटेशन और आकर्षण नहीं थे, ऐसी स्थिति भी नहीं थी, आर्थिक रूप से भी नहीं थी, सामाजिक रूप से भी नहीं थी, गार्जियनशिप भी नहीं थी। तो इसलिए, और ऐसे कोई सपने भी नहीं थे कि पढ़ लिख कर कहीं करना है। अगर सर्विस में आए, पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद जहाँ अप्लाई किया वहीं नौकरी मिल गई। और आए तो इसलिए कि रोजी रोटी के लिए जरूरी था। तो पहली सर्विस मैंने प्रिंसिपल के रूप में की। मेरी एज कम थी, मुझे दिक्कत भी हुई। 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए कम से कम प्रधानाचार्य बनने के लिए, और 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। थोड़ी मुझमें हिम्मत और आत्मविश्वास ज़्यादा था। एग्जामिशन भी हुआ करते थे। उस समय हमारे पिताजी के साथ एक राजनेता थे जिनका नाम भी मैं ले दूँ, जगदीश शरण अग्रवाल जी, जो स्पीकर हुए उत्तर प्रदेश में और हमारे नेता सदन भी रहे। उनसे हमारे पिता का काफ़ी संबंध रहा। तो उनके हाथ में ये होता था एज एग्जामिशन देना और क्वालिफिकेशन एग्जामिशन देना। तो जब हमें कोई तकलीफ होती थी उन्हीं के पास चले जाते थे और वो कहते थे सब हो जाएगा। और उन्होंने बड़ा सहयोग किया। वो हम इस बीच नहीं हैं, मुझे काफ़ी कष्ट है उनको याद करके। स्पीकर रहे और वो नेता सदन भी रहे और लंबे समय तक बरेली की राजनीति के प्रमुख कांग्रेस नेता रहे। उनका काफ़ी सहयोग राजनीतिक रूप से और पारिवारिक रूप से हुआ। मैं जब लखनऊ चुनकर भी गई तो वो मुझे जाने का मौका मलेशिया मिला। तो मैंने कहा पहाड़ों के जितने ढलान थे सब में फूल और ग्रीनरी थी, वो मनुष्यों द्वारा लगाई गई। और मैं रोज ही जब यहाँ बैठती हूँ तो मुझे वो ग्रीन बेल्ट याद आती है। क्या हम कभी उत्तराखंड में कर पाएंगे? तो यहाँ अभी इस तरह की सोच नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दल के रूप में तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इन्हीं के बीच में आदान प्रदान होगा। परंतु सोच अगर वो होगी, जरूरी नहीं सत्ता में ना भी आए, हम उत्तराखंड को कोई योगदान दे सकें। तो अगर ये सोच हम में हो जाएगी तो हम योगदान की बात कहेंगे। पर एन कैन प्रकारेण सत्ता, ये मकसद पूरा नहीं होने देता है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए आपके जहन में क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, मुझे 6.5 वर्ष उत्तराखंड में सदन के माध्यम से और सदन के बाहर सेवा करने का मौका मिला। वैसे भी उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी मैं उत्तराखंड का ही प्रतिनिधित्व करती थी। तो अगर मैं कह दूं कि मैंने यहाँ का एक एक गांव, एक एक इलाका जहाँ शिक्षा संस्था थी, विश्वविद्यालय हों, ITIs हों या इंटरमीडिएट हाई स्कूल हो, उन सबको व्यक्तिगत रूप से देखा। माणा आखिरी गांव बद्रीनाथ में है, तो धारचूला पिथौरागढ़ में और उसके बॉर्डर एरियाज के सब जगह मुझे जाने का मौका मिला। हल्द्वानी में बैठकर या देहरादून में बैठकर पहाड़ नहीं देखा, पहाड़ में घूमकर पहाड़ देखा है। तो आज भी वहाँ महिलाएं सर पर लकड़ी की व्यवस्था की तलाश में घूम रही हैं। बाघ और तेंदुए उन पर हमला कर रहे हैं। आज भी उनका जीवन कठिन और असुरक्षित है। मुझे याद है कि सरकार में रहते हुए मैं टेहरी क्षेत्र के एक ग्रामीण इलाके में गई। हर बेल्ट में महिलाओं की लाइन खड़ी हुई थी। वो इस उम्मीद से देख रही थी कि यहाँ अगर सड़कें बन जाएंगी तो उनका पैदल चलना कम हो जाएगा। मुझे बहुत कष्ट हुआ और मैं द्रवित भी हुई उन्हें देखकर। क्या हम ऐसा कर पाएंगे
कि हमारी बहनें सर पर ढोता हुआ बोझ और अपने सर पर रखा हुआ पानी लेकर क्या जीवन भर इसी तरह अपना जीवन गुजार देंगी? वो जीवन सुख कैसा होता है वो कभी नहीं जानेंगी। हमारे परिवार के पुरुष बाहर रोजी रोटी की तलाश में चले गए, वो जीवन भर तपस्या का जीवन गुजारेंगी। मैं आज भी पर्वतीय क्षेत्र की उन तमाम ग्रामीण महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील हूँ। मुझे कष्ट होता है कि आज़ादी के इतने वर्ष के बाद भी हम उन्हें वो नहीं दे पाए जो शहरी व्यवस्था में लोग जिसका सुख भोग रहे हैं। तो मैंने मन में सोचा, उसके लिए मैंने 100 झूले पुल बनाने का तय कर लिया, इनका सफ़र छोटा हो जाए। तो यहाँ कोई चारा, जहाँ हम 3 चीज़ें तो विकास के लिए जरूरी है, सड़क से जोड़ना, आपका पुलों से जोड़ना और आवागमन से जोड़ना, और हम पर्यटन के लिए हवाई जहाज़ से भी जोड़ना। जहाँ हम गरीबी दूर करने की अगर लड़ाई लड़ेंगे तो हमें चारों दिशाओं में काम करना होगा। तो नगर विश्वविद्यालय में हम यहाँ उतरे, हमने 6 सीटों का किराया भी पास से दिया, हम फेल हो गए, हवाई जहाज नहीं चल पाया। अब भी प्रयास जारी रखा, देहरादून में सफल हो गए, वहाँ हवाई जहाज चल पड़ा, हवाई अड्डे का भी विस्तार हुआ। फिल्म की शूटिंग के लिए मैं चूँकि सूचना में रहने के नाते मैंने बॉलीवुड से भी संपर्क किया, उनके टॉप के डायरेक्टर्स के संपर्क में रहे, हमारे सेक्रेटरी बॉम्बे भी गए और हमने सोचा इसे शूटिंग से भी जोड़ा जाए। जो आज दुनिया में न्यूजीलैंड जिसका स्थान है, स्विट्जरलैंड तो मशहूर है, पर न्यूजीलैंड में विश्व की हॉलीवुड फिल्में बन रही हैं। तो हमने सोचा ये भी बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों का सेंटर बने। तो इसके लिए हमारे सेक्रेटरी, मैं तो नहीं जा सकी, अब तमाम फिल्म स्टार के बीच में भी तमाम उसके फुर्सत नहीं थी, व्यस्त बहुत थे, लेकिन हमारे सेक्रेटरी वहाँ गए और वहाँ के जब डायरेक्टर यहाँ शूटिंग के लिए आए, रानीखेत में एक शूटिंग पे, मुझे वहाँ के डायरेक्टर ने फ़ोन किया कि मैं गोरखपुर की ट्रेन में थी, कहीं उत्तर प्रदेश जा रही थी। उन्होंने फ़ोन किया, हमें परमिशन नहीं मिल रही है रानीखेत के वो गोल्फ ग्राउंड में जाने की। मैंने वहीं से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फ़ोन किया, तत्काल इन्हें परमिशन गोल्फ ग्राउंड में जाने की दीजिए, शूटिंग को आए, फिर कभी कोई नहीं आएगा। हालांकि वो आर्मी का था, हमारे अंडर में भी नहीं था, डीएम के अधिकार क्षेत्र से बाहर था, लेकिन खैर उन्होंने कृपा करके उन्हें जाने दिया। संबंधित मशहूर डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया कि हम शूटिंग कर रहे हैं। मैंने कहा मैं रास्ते में हूँ लेकिन यहीं से फ़ोन करती हूँ। तो मैंने कोशिश की, उन्होंने मुझे जब मैं लौट कर आई तो कहा हमारे साथ आप खाना खाइए। तो मुझे देखकर अच्छा लगा कि फिल्म वाले कैसे खाना खाते हैं। एक के घर से रोटी आई थी, एक के घर से दाल, एक के घर से सब्जी, और उन्होंने कहा खाइए, सूखी रोटी एक और सब्जी लेकर मैंने भी उनके साथ खाई। तो वो खाने के, तो उन्होंने कहा भाई आप कैसे बढ़ावा देंगे, हम क्यों आए आपके यहाँ, जिस ज़मीन पर हम शूटिंग कर रहे हैं ये किराए पे दिया। उन्होंने कहा इनसे पैसा वसूल लो, और वैसे भी मिल सकता था। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने मन में सोचा कि भाई अब हमारे माध्यम से आते तो शायद हम वैसे भी, तो अभी हम सोचते हैं कोई बाहर का पैसे वाला आए तो हम ले लें। जैसे इस समय पूरे रामगढ़ से लेकर ऊपर तक की पहाड़ियाँ दिल्ली के बिल्डर्स ने या पर्यटन से जुड़े लोगों ने ले रखी हैं, और वो लोग जिनकी ज़मीनें थी उनके यहाँ काम कर रहे हैं। हम अपनी कीमत नहीं समझ पा रहे हैं, हम इन पहाड़ की जो घाटियां हैं इनके सौंदर्य को संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। पैसा देखा नहीं, अगर 1 करोड़ सुन लिया तो पता चला हम बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे, और ले लिया वो 1 करोड़ तो खत्म हो जाता है। हम 1 करोड़ से 2 करोड़ बनाने की क्षमता नहीं रखते हैं, क्योंकि नौकरी को हमने प्रमुख आर्थिक आधार माना। अगर हम व्यवसाय को हम 1 से 2 करोड़ करने के व्यवसायिक व्यवस्था को, इन्हीं जमीनों को हम खरीद के बेचें या हम इसका कार्य भी करें, ये नहीं कर पाए। और ये अब तो थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन वो भी बहुत दूर नहीं। मैं पिथौरागढ़ तक से एक ज़माने से घूमती रही, 70 से मैं पूरे पहाड़ों में घूमती रही। तो मैंने देखा नौजवान आएगा तो सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वो नहीं करेगा, इसलिए भी नहीं, सुरक्षित नहीं महसूस करता और बहुत सारे कारणों से, और सरकारी नौकरी में आज़ाद है। तो वर्क कल्चर जिसे कहते हैं वो हम डेवलप नहीं कर पाए। जो पंजाबी आया, कहीं बसा रिफ्यूजी, आज भी पूरे रामगढ़ पर पंजाब के ही लोगों का है। यहाँ जो ज़मीनें उन्हीं लोगों ने खरीदी,
तो हम व्यावसायिक मानसिकता यहाँ नहीं डेवलप कर पाए आर्थिक कारणों से। आधार था नहीं, आर्थिक कारण से हम उसे नहीं डेवलप कर पाए। और आज भी कुछ चंद लोगों को छोड़कर आम लोगों में व्यवसाय के प्रति रुझान नहीं और बेरोजगारी बहुत है। व्यक्तिगत रूप से यदि मुझे 10 वर्ष का समय दिया जाए, मेरे पास अब समय ज़्यादा नहीं है, लेकिन 10 वर्ष का समय दिया जाए और सरकार में दायित्व सौंप दिया जाए, तो मैं इस प्रदेश को पर्यटन प्रदेश बनाकर हर घर को रोजी रोटी की वकालत करूँगी, अपनी संस्कृत सभ्यता की रक्षा करते हुए, पर्वतीय संस्कृति की, उनके त्योहारों की, उनकी मानसिकता की रक्षा के साथ पर्यटन व्यवसाय को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आपको प्रदेश में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। आप एक महिला होते हुए काफ़ी ऊंचाइयों को आपने अब तक हासिल किया है। प्रदेश की महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ की महिलाएं, मैं जितनी उनकी प्रशंसा करूँ, सारी अर्थव्यवस्था, सारे घर की व्यवस्था, सारी आत्मविश्वास की व्यवस्था, सारी धार्मिक व्यवस्था और आस्थाएं महिलाओं की आस्था पर ही टिकी हुई है। यहाँ की महिला सुबह उठ के सबसे पहले जिस भी ईश्वर को मानने वाली है उसके लिए कई बार सिर टिका के अपने बाल बच्चों, परिवार और क्षेत्र के लिए पूजा करती है। ये उत्तराखंड की सारी संस्कृति, सारी सभ्यता, सारी अर्थव्यवस्था, सब कुछ यहाँ महिला की दृढ़ता पर टिकी हुई है। इसलिए यहाँ की महिलाओं को सुखद जीवन जीने का अवसर मिले, ये मेरी इच्छा है। मेरे बस में जितना चलेगा मैं प्रयास करूँगी। अब तक के जीवन में कोई ऐसा क्षण आपके समक्ष आया जिसे याद करते हुए आप काफ़ी एक्साइटेड हो जाती हैं, आपके अंदर जोश भर आता है या काफ़ी भावुक हो जाती हैं? बताएंगे कोई ऐसी घटना? ऐसा है कि सवाल तो बहुत अच्छा पूछा आपने। मेरा जीवन तो जब से मैंने होश संभाला तब से संघर्ष में ही गुजरा है। किसी ने हाथ पकड़कर कहीं खड़ा नहीं किया, अपने ही, तब भी, आज भी और कल भी, और मुझे लगता है शायद अंतिम समय तक अपने ही प्रयास से, किसी प्रकार के संसाधन से, प्रलोभनों से, जो पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का आम चरित्र है उसी के साथ रसे बसे हम रहे। और शिक्षक होने के नाते थोड़े आदर्शवादी भी है, तो आदर्श के नाते और इन सब चीज़ों के नाते जीवन भर कुछ पाने के लिए या कुछ आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा। मुझे लगा मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी कठिन स्थिति यही रही कि लोगों के मन में रहा अगर ये कहीं बैठ जाएंगी तो ये चला लेंगी, तो इसलिए लोग नहीं चाहते हैं कि मैं चला लूँ, तो मैं चला ना पाऊँ, इसलिए वो सदैव प्रयास करते हैं अब कौन सा रोड़ा खड़ा किया जाए। पिछली बार बहुत काम करने के बाद, जो मैं नहीं कहती, आम जनता कहती है, मैं नहीं जीती, आज लोगों को कष्ट है कि ऐसा क्यों हो गया। अब वो लोग नहीं पचा पाए। आज भी ऐसा नहीं है कि पचा पा रहे हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सावधान हूँ, बस इतना अंतर हो गया। तो मैं कौन सी घटना आपको बताऊं? हर मिनट, हर दिन, हर घंटे और जीवन के हर वर्ष मैं कभी आपको नहीं बता सकती हूँ कि अगर मैंने लगभग दुनिया के यूरोप, अमेरिका और कुछ अन्य देशों का भी जो भ्रमण किया, साउथ अफ्रीका से लेकर इजिप्ट से लेकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से लेकर, लेकिन कभी प्राइवेट मेरी यात्रा नहीं है। ये सब सरकारी कामकाज की यात्रा है और वो भी सीखने की यात्रा, क्योंकि जिस उम्र में मैं गई वहाँ मैं सरकार में अथवा विधान परिषद में प्रतिनिधित्व करती थी, तो दुनिया को देखकर हम क्या कर सकते हैं, कोई घूमने फिरने की मुझे याद नहीं है कि जीवन में कभी मैं कहीं घूमने चली गई। लोग कहते हैं अब भाई हम प्लेजर मूड में जा रहे हैं, हमें प्लेजर मूड का कभी अवसर ही नहीं मिला। अब हम सोचते हैं एक ऐसा अवसर आ जाए जब हम राजनीति को भी अलविदा करके सामाजिक क्षेत्र में अपने घर बैठ के सेवा करते रहें और प्लेजर मूड में कहीं घूमने जाएं, कहीं भी घूमने जाएं। तो हम कभी घूम नहीं पाए। हमारी ये इच्छा है कि हम ऐसे कोई क्षण पाएं जहां लोग कहें कि मनोरंजन वही हो जाता, आप घूमने जा सके। हम कभी नहीं जा सके प्लेजर ट्रिप के लिए जीवन में, ये अभिलाषा भी बाकी है। अच्छा, जब आप काफी खुश रहती हैं कौन सा गाना गुनगुनाती हैं आप? देखिए, मैं रोती कम हूँ, खुशी रहने की मेरी आदत है। दुख हो अथवा सुख, तमाम दुखों सुखों के बीच में मैं खुशी रहती हूँ। और हम जब
बचपन में स्कूलों में पढ़ते थे, अच्छी शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने का मौका मिल गया और उनमें हम पढ़ते रहे, तो उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। जैसे पीलीभीत भी कुमायूं की बेल्ट रही, वहाँ काफ़ी पहाड़ के लोग रहे और मेरे पिताजी पहाड़ की एसोसिएशन भी बनाए रखते थे, तो उनके माध्यम से तो एक गीत जो सदैव गाया जाता था बेड़िपा को अब जरा गा के सुनाएंगे एक लाइन बस। नहीं हो बस गाने की नहीं कहिए, अब गला इस लायक नहीं रहा। नहीं, वैसे जाएगा, बहुत अच्छा गला है। ठीक है। आप हमारे प्रदेश के लोगों को या फिर इस चैनल के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, उत्तराखंड में सबसे पहले हमें सीखना होगा कार्य संस्कृति। कोई भी बड़ा छोटा कार्य नहीं, उसके लिए हमको देखना होगा कैसे पंजाब के लोग आए अपने घरों को छोड़कर और ठेले पर वस्त्र बेचने लगे। तो कोई काम बड़ा छोटा नहीं होगा, ये दो जगह से सीखना होगा, यहाँ पंजाब के लोगों से। और दुनिया में ड्राइवर और राजदूत, इनमें अंतर नहीं देखा मैंने। एक गाड़ी ड्राइवर चला रहा था विदेश में, शायद पेरिस या कोई जगह थी, तो वो अपनी पत्नी के साथ तैयार होकर भोजन करने के लिए, जिस पर आमंत्रित किया था, एम्बेसी और मिनिस्टर्स के बीच में खाना खाने आया। तो बड़े छोटे का अंतर नहीं, ये हमको अपनी कार्य संस्कृति में, पर्वतीय क्षेत्र में भी खासकर, ठीक है हम जिस धर्म को मानते रहें, लेकिन कार्य संस्कृति अपनानी पड़ेगी। कोई काम बड़ा छोटा नहीं है, केवल जेब में हाथ डालकर सरकारी सेवा करना ही हम सम्मान का कार्य मांगे। छोटे से छोटा काम करके भी हमें अपनी जीविका चलाएं और वर्क कल्चर को डेवलप करें, ये मेरा संदेश यहाँ के युवाओं के लिए विशेष आयोग। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी।